डिमांड के अनुसार वापस मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। तो हम संभववाद की बात कर रहे हैं कि संभववाद क्या होता है। तो संभववाद क्या होता है, इससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि संभववाद का समर्थन किस प्रकार से किया या किन किन लोगों ने समर्थन किया। तो प्रमुख जो समर्थक थे उसमें लुशियन फेब्रे का नाम आता है। लुशियन फेब्रे ने ही इस नाम का सबसे पहले प्रयोग किया। तो उसके बाद विडाल डी ब्लांस की बात आती है, ब्रून्स की बात आती है, डिमांजिया, ईसा बोमेन और कार्ल सावर, ये जो व्यक्ति थे इन्होंने संभववादी विचारधारा को महत्व दिया। फिर बात करते हैं कि ये जो संभववाद है उस संभववाद की शुरुआत कहाँ से होती है। तो संभववाद की जो शुरुआत होती है वो फ्रांस से होती है। देखिएगा, हमने नियतिवाद को पढ़ा, तो नियतिवाद की जो शुरुआत थी वो जर्मनी से हुई थी। हम जब संभववाद की बात करते हैं या पॉसिबिलिज्म की बात करते हैं, तो पॉसिबिलिज्म की जो विचारधारा है वो शुरुआत होती है 20वीं सदी में फ्रांस में। अब संभववाद जो शब्द है उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो संभववाद शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया लुशियन फेब्रे ने किया। लुशियन फेब्रे की एक किताब जिसका नाम था जियोग्राफी इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, 1925 में इस शब्द का प्रयोग किया और कहा कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता का अर्थ हो गया कि जैसे कि प्रकृतिवाद में हमने पढ़ा कि प्रकृति जो है वो तय करती है कि अनिवार्य रूप से व्यक्ति को या मनुष्य को कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है। लेकिन संभववाद कहता है कि कोई अनिवार्य नहीं, मनुष्य अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, वह अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो कहीं पर भी अनिवार्यता नहीं है, लेकिन सर्वत्र संभावनाएं हैं, संभावनाएं बहुत सारी है। यानी किसी कार्य को करने का केवल और केवल एक ही तरीका ना होकर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और इन तरीकों में से कौन सा तरीका मनुष्य को काम में लेना है ये मनुष्य पर डिपेंड करता है। और इस संभावना का उपयोग करने का पूर्णतः स्वामी कौन है? मनुष्य। मनुष्य फ्री है, वो कुछ भी करे, वो किसी भी प्रकार से किसी भी संभावना का किस प्रकार से प्रयोग करता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है संभववादी विचारधारा की। फिर उसके जो मुख्य जो समर्थक माने जाते हैं वो है विडाल डी ब्लांस। ब्लांस फ्रांस के थे। किताब का नाम मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल दी ह्यूमन ज्योग्राफी, 1923 में इस किताब का प्रकाशन हुआ। और वो अपनी इस किताब में लिखते हैं कि नेचर इज नेवर मोर देन एडवाइजर। प्रकृति मात्र परामर्शदात्री है, वो केवल एडवाइस देती है कि हमें क्या करना है। अब कैसे करना है ये डिपेंड करता है मानव पर। मानव उसकी जो एडवाइस है उसको माने या ना माने ये मानव पर निर्भर करता है। इसके अलावा इनकी एक किताब थी ज्योग्राफी यूनिवर्सल, उसका भी इन्होंने पब्लिकेशन किया। इसके अलावा एनाज डी ज्योग्राफी एक इनका जर्नल था, इसका भी इन्होंने प्रकाशन किया। फिर हम बात करते हैं जो ब्रांस के शिष्य थे, ब्रून्स। ब्रून्स जो ब्रांस के शिष्य थे, इनकी किताब ह्यूमन ज्योग्राफी 1910 में प्रकाशित होती है। अपनी इस किताब में ब्रून्स कहते हैं कि प्रकृति आदेश नहीं, अनुमति प्रदान करती है। ऐसा करो नहीं, वो उसे संभावनाएं देती है। वो कहती है कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, आपको ये करना ही है, ऐसी बात वो नहीं कहते। ब्रून्स ने पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया कि प्रकृति के जितने भी जो तत्व हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, और प्रकृति के ये जो विभिन्न तत्व हैं वो एक दूसरे के साथ क्रियाशील रहते हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए कार्य करते हैं। प्रकृति का कोई भी तत्व है वो फ्री नहीं। इसके अलावा इसके जो प्रवर्तक है ईशा बोमेन ने अपनी किताब पायनियर फ्रिंग में भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। अब ये विचारधारा कहती क्या है उसको समझ लेते हैं कि इस विचारधारा के तहत किस बातों को कहा गया। तो ये विचारधारा कहती है कि मानव सर्वसर्वा है, लेकिन हम नियतिवाद या निश्चयवाद की बात करते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि प्रकृति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो मनुष्य यहाँ पर सर्वसर्वा दिखाया गया है जो प्रकृति पर नियंत्रण कर सकता है। मानव जो है वो प्रकृति का दास या कठपुतली नहीं है जो प्रकृति के आदेशों की पालना करे, या प्रकृति मॉम को कह सकते हैं मॉम के समान मनुष्य को मानती है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य को वो कैसे बदल सकते हैं। मानव भी क्षमता रखता है कि वह प्रकृति में बदलाव कर सकता है। तो कहा गया है कि वह प्रकृति से प्रभावित तो जरूर है, हाँ प्रकृति का प्रभाव मानव पर रहता है, लेकिन इस प्रभाव को वह अपने बुद्धि बल और कार्य कुशलता के आधार पर कम और ज्यादा कर सकता है। वह अपनी बुद्धि और कार्य कुशलता के दम पर प्रकृति को प्रभावित कर सकता है, प्रकृति में आवश्यक बदलाव ला सकता है। कैसे बदलाव ला सकता है कि जैसे कि गर्मी ज्यादा लग रही है फैन स्टार्ट कर दिया, ठंड ज्यादा लग रही है तो हमने हीटर लगा दिया,
किसी क्षेत्र में कोई फसल नहीं उगाई जा सकती, उसके लिए आर्टिफिशियली उस प्रकार का वातावरण बना लिया। हम चांद पर जहां पहुंचे, हमने मंगल पर कदम रख लिया, हम धरातल के अंदर अत्यंत गहराई तक पहुंच रहे हैं। हम एक ही पेड़ पर अलग अलग प्रकार के फल लगा सकते हैं। यानी एक पेड़ है, चाहे वो आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ पर हम केले लगा रहे हैं, या फिर आम के फल पर हम संतरे लगा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि मनुष्य ने इसको संभव बनाया। उसने अपने तकनीकी ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर अपने आप को इस प्रकार से सक्षम बनाया। उदाहरण के तौर पर कहा गया है। इसके अलावा सबसे पहले हम थोड़े से जिक्र करते हैं और कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो प्रकृतिवाद के बाद जो ये विचारधारा जो जन्म लेती है, इस विचारधारा की और क्या क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले हम वन बाय वन करके चलते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो उन्नत बीज हैं उसका विकास मानव ने किया है, संभव बनाया है। विभिन्न रेफ्रिजरेटर्स जो है उसका आविष्कार किया, जलवायु पर नियंत्रण किया है। आप देख सकते हैं एयर कंडीशनर हो चाहे फ्रिज हो, उसने वातावरण को कंट्रोल किया है। उसने विद्युत से रोशनी और ऊर्जा प्राप्त की है। केवल सूर्य ही एक ऊर्जा का स्रोत नहीं था, उसने ऊर्जा का निर्माण किया है। परिवहन के साधनों का विकास किया है, चांद और मंगल पर अपनी पहुंच बनाई है। अगर वो प्रकृतिवादी रहता तो आज भी वो पृथ्वी पर ही रहता, पृथ्वी से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता। इसी प्रकार से ऐसी फसलों को भी लिया है इन्होंने जो अधिक उत्पादन देती है। पहले प्रकृतिवादी रहते हैं तो जैसा है चलेगा, जैसा बीज है उग जाएगा ठीक, नहीं उगता तो ठीक। आज ऐसे बीजों का आविष्कार उसने कर दिया है कि गारंटी, बीज लगाया है तो पौध बनेगा। इसी प्रकार से कृषि यंत्रों की सहायता से कृषि भूमि पर नियंत्रण किया है। एक ही फसल में बहुत सारी फसलें उगाई जाने लगी है। ठीक है, पहले बात की जाती है कि नगर जो होते हैं पहले नदी किनारे ही बसते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, दुबई की बात करें, पेयजल की कमी है, तो उन्होंने समुद्र की जगह को काट कर उसको भर कर उसने द्वीप का क्षेत्र बना दिया। पहाड़ को काट कर मैदान बना दिया, जंगल को काट कर मैदान बना दिया, जंगल की जगह पर खेत बना दिए। तो ये सब पॉसिबल है। तो नगर पहले नदी घाटियों में बसते थे, आज कहीं पर भी बसाए जा सकते हैं, और ऐसा संभव हुआ है संभववादी विचारधारा के बल। इसी प्रकार से हम मानव की बात करें तो मानव ने और क्या किया। मानव ने बांध बनाए और बांध के सारे उन्होंने नहरें निकाली और नहरों के माध्यम से सिंचाई को समुन्नत किया। केवल वर्षा पर आधारित वह सिंचाई या वो वर्षा पर आधारित खेती नहीं करता। आज वह हर प्रकार की कृषि करने के लिए संभव हुआ है। यह पॉसिबल उसने अपने आप को बनाया है। तो ये सारी जो चीजें डिपेंड किस पर करती है कि मानव की तर्क शक्ति और बुद्धि क्षमता। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को सक्षम बनाया है, संभव बनाया है। तो संभववादी विचारधारा मूलतः क्या कहती है? संभववादी विचारधारा कहती है कि प्रकृति जो है वह केवल परामर्श देता है, वह आदेश नहीं दे सकती, वो केवल परामर्श दे सकती है। वह मनुष्य पर नियंत्रण न रखकर, नियंत्रण की अपेक्षा कह सकते हैं कि वो उसका प्रभाव जरूर डालती है, नियंत्रण नहीं रख सकती। वह मोम का पुतला नहीं है। मनुष्य में ऐसी क्षमताएं हैं कि वह प्रकृति को बदल सकता है। तो इस प्रकार की विचारधारा धीरे धीरे जन्म लेती है, लेकिन धीरे धीरे एक ही विचारधारा लगातार नहीं चलती है। जैसे कि हम प्रकृतिवाद की बात करते हैं तो प्रकृतिवाद में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, यानी वहां पर मानव के प्रकृतिकरण की बात कही गई कि मानव को प्रकृति के अनुसार ढल जाना चाहिए, मानव का प्रकृतिकरण। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मानव प्रकृति का मानवीकरण है। प्रकृति का मानवीकरण का अर्थ हो गया कि यहाँ पर प्रकृति को मानव के अनुसार ढाला जा रहा है। और नियतिवाद या निश्चयवाद जो डेटर्मिनिज्म है, उस डेटर्मिनिज्म के में अंदर क्या विचारधारा थी कि मनुष्य को वातावरण के अनुसार ढल जाना चाहिए, प्रकृति के अनुसार ढल जाना चाहिए। और यहाँ पर जो पॉसिबिलिज्म है यानी पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज खूब सारी है, और उसमें से कौन सी पॉसिबिलिटीज उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये डिपेंड करता है मानव की बुद्धि पर। तो उसमें से एक संभावनाओं को उसने खोजा, संभावना को खोज कर उसने उस संभावना के बल पर प्रकृति को बदला है। तो प्रकृति को अपने अनुसार ढाला है, प्रकृति को अपने लिए उपयोगी बनाया है। ऐसा नहीं कि वो प्रकृति के अनुसार
प्रकृतिवादी क्या कहता है कि जैसे कि पेड़ पर अगर फल है तो फल जब पकेगा तो पकने के बाद वो अपना आप नीचे गिरेगा, तब उसे खाना है। आप डायरेक्टली पेड़ से फल को नहीं तोड़ोगे। लेकिन संभववादी क्या कहते हैं कि फल जो पकेगा, यानी फल अगर बन गया है और कच्चा है, अब पकेगा तब तक तो दूसरे जानवर खा जाएंगे, तो ऐसा तब तक मैं इंतजार क्यों करूं। तो उसने फल को कच्चा ही तोड़ दिया। कच्चा तोड़ने के बाद उसने विभिन्न टेम्परेचर के माध्यम से या विभिन्न रसायनों के माध्यम से उस फल को पका दिया और सेफली पका दिया, ना तो कोई दूसरा जानवर खा सके और उसको भी फल मिल जाए। तो इस प्रकार की जो टेक्निक का जो प्रयोग किया वो मानव ने किया। ठीक है, तो ये जो तकनीकी का जो प्रयोग जो मानव करता है प्रकृति के ऊपर, तो ये ही संभववादी विचारधारा कहलाती है। इसके अलावा और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि हम बात करें कि किसी पौध से अधिक फल प्राप्त करने हैं तो कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है, वो भूमि की उर्वरक क्षमता अगर समाप्त हो जाती है तो वो प्रकृतिवादी क्या कहते हैं कि अपना आप उपजाऊ हो जाएगी, नहीं तो हम किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं। लेकिन इस स्थान पर जो संभववादी जो पॉसिबलिज्म जो विचारधारा है, उसका जो समर्थन करने वाले जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि हम इंतजार नहीं कर सकते, हम प्रकृति को बदलेंगे। भूमि की उर्वरक क्षमता अगर समाप्त हो जाती है तो हम रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे, कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे और विभिन्न प्रकार से प्रकृति को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो ये विचारधारा संभववादियों की। एक बार पुनः मैंने आपको वापस समझा दी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ तक भी काफी नहीं। आलोचना का शिकार हर विचारधारा रहती है और इसी आलोचना का शिकार ये विचारधारा भी रही। तो कहा गया कि जैसे कि अगर कहा जाता है कि सब कुछ संभव है, तो क्या सहारा मरुस्थल में की जो जलवायु गर्म जलवायु है उसको ठंडा बनाया जा सकता है, या थार के मरुस्थल में जो तेज गर्मी पड़ती है वहां पर बर्फ जैसी जमने जैसी ठंड लाई जा सकती है। टुंडा प्रदेश जो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, क्या वहां पर कृषि कार्य किया जा सकता है? वहां पर मिट्टी नहीं है, तो बर्फ को गलाकर नीचे से पहाड़ और पहाड़ से मिट्टी बनाकर वहां पर खेती की जा सकती है। तो संभववाद अगर संभव होता तो वह वहां पर गेहूं की फसल उगा रहा होता टुंड्रा में, और रेगिस्तान के क्षेत्रों में वह स्लेज गाड़ी के माध्यम से बर्फ के ऊपर कुत्तों के सहायता से स्लेज गाड़ी पर बैठकर सफर कर रहा होता। इसी प्रकार से क्या वह मानव बीमारियों पर रोक लगा सकता है, जैसे कि कोरोना का कहर हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो संभववाद होता है तो संभव यहाँ पर भी होता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक जो प्रकोप है, चाहे ज्वालामुखी है या भूकंप है, उसको वो रोक नहीं सकता। तो संभववाद कहाँ गए? तो प्रकृति पर वो नियंत्रण कर सकता है तो यहाँ करके दिखाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के आधार पर इसकी आलोचना की गई।